17 को है तुम्हारा पहला बोर्ड का पेपर बच्चों, और आज मैं तुम्हें ऐसी दो चीजें बताऊंगी जो मैथ्स के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बच्चे या तो पेपर प्रेजेंटेशन खराब करके आते हैं मैथ्स में, जिस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं सिली मिस्टेक्स में। दूसरा, टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि इस बार सरप्राइजिंगली मैथ्स तुम्हारा पहला पेपर है तो तुम्हें कुछ भी सीखने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। यूजुअली जब इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन जैसे पेपर होते हैं तो आपके पास फिर भी एक ऑप्शन होता है कि आप बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए अवेयर हो जाओ, बट आपका पहला ही एग्जाम मैथ्स का है तो आप थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, हर साल 90% बच्चे बाहर निकल के यही बोलते हैं कि मैं टाइम नहीं मैनेज हो पाया, हमारा पेपर छूट गया। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जो बातें मैं बता रही हूं मैं बिल्कुल स्पीड में बताऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और बैक टू बैक आपको सारी चीजों से हेल्प मिलने वाली है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी बेटा ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन से। पूरे टॉपर्स के आंसर शीट लेकर आई हूं, उसी के थ्रू बताऊंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि पूरे सीबीएसई में आपको कोई आंसर शीट अगर मिलती है तो अगर उसमें मार्जिन बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मार्जिन नहीं है तो आपको आंसर शीट के दोनों साइड बेटा मार्जिन ड्रॉ करने हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन के लेफ्ट साइड टीचर मार्क्स असाइन करता है और मार्जिन के राइट साइड आपको ब्लैंक स्पेस इसीलिए रखना है कि आप रफ वर्क और ऐसी चीजें कर सके। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट हो गया, टू साइड मार्जिन आपको ड्रॉ करना है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन के दो पार्ट है तो आप कौन सा वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको भी आपको प्रॉपरली लिखना है। अगर क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है, रोमन में है, तो उसको रोमन में लिखेंगे। ए बी के थ्रू वे में लिखा हुआ है तो ए बी के वे में लिखेंगे। बट इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन नंबर यहां पर अच्छे से पॉइंट आउट करना है। थर्ड स्टेप है, जितनी भी गिवन, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपरली लिखना है, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली बोला हुआ है कि मैथ्स में बच्चों को हर एक स्टेप के मार्क्स एलोकेट होंगे। तो अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा फिर भी आप गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन जैसी चीजों को एटलीस्ट लिख दोगे तो आपके हाफ मार्क्स, 1 मार्क ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा अगर आपने आधा स्टेप भी फॉलो किया। और कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना। अगर आप यहां पे देखोगे इस पेपर में एक स्टेप किया तो ऐसा नहीं है कि यहां पे सीधे आंसर लिख दिया, आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं, आपको बीच का कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे स्टेप के मार्क मिलेंगे। अगर बीच में आपने ये पूरा स्टेप स्किप कर दिया तो टीचर आपका हाफ मार्क्स यहां से डिडक्ट कर लेगा। तो पूरा स्टेप लिख करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, जब आप गिवन, टू फाइंड लिखते हो तो 99% बच्चे क्या करते हैं, एक बार में नोट कर लेते हैं। कभी सेंटीमीटर होता है तो मीटर लिख देते हैं। आपको 2 बार उसी समय वैल्यू चेक करनी है। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट में वैल्यूज को नोट डाउन करना शुरू किया, मेक श्योर यू चेक दैट क्वेश्चन देन एंड देयर ओनली। उसको वेट मत करो कि मैं आगे चल के कभी मिस्टेक्स निकलेगी तो देखूंगा। तुरंत तुरंत उसी समय पे आपको आपके वैल्यूज चेक करने हैं कि आपने जो वैल्यूज पिक करी है क्वेश्चन पेपर से वो करेक्ट है या नहीं। इससे आपके आगे की मिस्टेक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट स्टेप है बेटा, पूरी की पूरी स्पेसिंग आपको प्रॉपरली छोड़नी है। यहां पे अगर एक स्टेप पूरा हो गया तो एक लाइन छोड़ी है, आगे आंसर लिखा है, क्लटर्ड आंसर नहीं लगना चाहिए, उससे दिक्कत होगी। और बाई चांस अगर आपसे कोई क्वेश्चन का कोई स्टेप गलत हो गया और अगर आपके पास स्पेस रहेगी तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको आंसर शीट दिख रही है, यहाँ पे जितने भी बच्चे ने फिगर बनाए हैं, कई बार क्या होता है आपके क्वेश्चन पेपर में फिगर दिया होता है, बच्चा क्वेश्चन पेपर से देख करके लिख रहा होता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल DEF। अरे भाई, आप ट्राइंगल उसी नोटबुक में बनाओ ताकि टीचर को क्वेश्चन पेपर में रेफर ना करना पड़े। तो ये ड्रॉ करो, आप पूरा पेंसिल से इसको प्रॉपरली आप ड्रॉ करो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा 99% बच्चों की कॉपी में मैंने मिसिंग देखा है, आजकल बच्चे काफी अपने मैथ्स के सोल्यूशंस करके मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भेजते रहते हैं। तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, बच्चा अगर मान लो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसने लिख दिया एपी परपेंडिकुलर पीआर, उसने बोल दिया एपी जो है वो पीआर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओपी पीआर के परपेंडिकुलर है। तो ये क्यों है, इसका रीजन आपको देना है। तो रेफरेंस आपको पूरे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहां पे उसने रेफरेंस के लिए क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पता चल गया कि उसने उसको परपेंडिकुलर रखा क्यों है, क्योंकि एक थ्योरम है, उसने उस थ्योरम को यहां पे मेंशन किया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा एग्जामिनर ने इसको 5 मार्क एलोकेट किया है। यहां पे उसने लिख दिया कि एंगल OPQ क्या है, इज इक्वल टू एंगल OQP। अब क्यों बोला उसने, अब उसने ये भी स्टेट किया है कि इक्वल आया कैसे, कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जहां जहां पे कुछ भी आप आइडेंटिटी लगा रहे हो, कोई थ्योरम लगा रहे हो, तो आपको उसको ब्रैकेट में रेफर करना है कि आपने ये प्रूव किया कैसे एंड व्हाई यू हैव
टेकन दिस, तो उसके लिए रेफरेंस लिखना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आप आइडेंटिटी लगाते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो भाई लिखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अलजेब्रा में, तो क्यों है, ये इस आइडेंटिटी से लिया है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये रेफरेंस शो करना इंपॉर्टेंट है, इसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों। ये हाफ स्टेप कंसिडर किया जाएगा जब तक आप रेफरेंस नहीं दोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, रफ वर्क को लेकर के हर साल बच्चे मैथ्स में बहुत गड़बड़ करके आते हैं। कई बार रफ वर्क को ढूंढने के चक्कर में उनका सारा टाइम वेस्ट होता है। देखो ये टॉपर के आंसर शीट है, इसने दो तरीके से रफ वर्क किया हुआ है। कहीं कहीं पे तो आप देखोगे कि इसने आंसर शीट के ऊपर या साइड में रफ वर्क किया हुआ है। ये लास्ट ईयर के टॉपर के आंसर शीट है। एक चीज समझ लो, आप आंसर शीट के लेफ्ट में कोई रफ वर्क नहीं करेंगे। ये द स्पेस हैज स्पेशली बीन एलोकेटेड टू टीचर्स फॉर मार्किंग पर्पसेस। तो यहां पे आप कुछ नहीं करेंगे। आपको या तो राइट साइड में या फिर ऊपर भी, वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मत करो, बट चलो इसने कर दिया, टीचर ने इतना कुछ किया नहीं है, तो या तो आप राइट साइड में करो। मेरे हिसाब से राइट साइड में बेस्ट क्यों होता है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसका रफ वर्क उसके बगल में रहेगा, तो पहली बात आपको आंसर शीट पलटनी नहीं पड़ेगी बार बार, टाइम बचेगा। दूसरा, आपको क्वेश्चन कहां पे अटेम्प्ट किया है, कहां रफ वर्क कौन सा लिखा हुआ है, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सामने सामने आपने क्वेश्चन किया होगा। रफ वर्क तमीज से करना, ऐसे खुचुर पुचुर मत करना, वरना समझ ही नहीं आएगा तुमने क्या किया। तो इट शुड नॉट बी मेसी, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ताकि रेफर तो कर सको और कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया हम रफ वर्क आंसर शीट के लास्ट में करें, ऊपर लिख दे रफ वर्क। लेकिन एक बात याद रखें, यहां पे भी आंसर शीट में टॉपर ने क्या किया हुआ है, बस रैंडम रफ वर्क किया हुआ है। आप जब रफ वर्क करें तो एक बहुत अच्छी चीज है, हर साल मैं बच्चों को ये चीज बताती हूँ, बेटा आप करें क्या, आपने जैसे जहां पे जिस क्वेश्चन का रफ वर्क करें वहां पे लिख दो 1, फिर स्पेस करके 3 क्वेश्चन नंबर, स्पेस करके 6 क्वेश्चन नंबर, ऐसे करके 8 क्वेश्चन नंबर। तो आपको इस बॉक्सेस में ही जाकर के सीधा रेफर करना है कि आपने रफ वर्क कहां किया है, ताकि ऐसा हो आपको मालूम हो कि 1 क्वेश्चन का रफ वर्क कहां पर है। तो ये दो चीजें बेटा आपको ध्यान रखने वाली हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आप याद रखेंगे, आंसर्स को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखेंगे ताकि वो अलग से हाईलाइट हो और आपका आंसर अलग से दिख जाए, मतलब टीचर को मार्क करने में प्रॉब्लम ना हो। हर एक आंसर प्रॉपरली वैल्यू के साथ होना चाहिए, जहां जहां पे वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब हम बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। हमारे पास 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में कई बच्चे पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, कई बच्चों का पेपर छूट जाता है, किसी बच्चों को पेपर बहुत लेंदी लगता है, कई बच्चे कहते हैं तो बहुत ही शॉर्ट पेपर था। तो ये सारी चीजों का सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कि भाई आप क्वेश्चन पेपर को कभी भी, आप कोई भी पेपर है, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स का पेपर, कोई भी पेपर है, आपके लिए डेडलाइन होनी चाहिए 2 घंटा 45 मिनट, 2 आवर एंड 45 मिनट्स। ये आपके अपने दिमाग में क्लॉक सेट कर लो कि मेरे पास 3 घंटा है नहीं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा इवन टॉपर और बैक बेंचर्स बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आता था पर टाइम नहीं बचा, या ऐसा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भी हो सकता है पेपर में, ये सोच के चलो। तो आपको हर एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है। और एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन का मतलब ये कि हमारे पास टाइम होना चाहिए फालतू, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो वी नीड सम टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। तो हमेशा बेटा 15 मिनट एक्स्ट्रा ये सोच के चलो कि कुछ भी हो सकता है पेपर में, आप कितने ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करके क्यों ना गए हों। तो जब आपके पास टाइम रहता है तो आप पैनिक नहीं करते, सिचुएशन बचा सकते हो। उसके अलावा पहले के जो 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं उसको वेस्ट मत करो। इसके लिए 2-3 काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है करने वाले। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस को बेटा प्रॉपरली रीड करना है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपको यह फिगर आउट करना है कि कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस मुझे ज्यादा आते हैं, ताकि आप उसे अटेम्प्ट कर सको। तीसरी चीज, कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे और वाले क्वेश्चंस आते हैं, ए या बी तो बोलता है कि और कोई भी, तो वो उसी समय डिसाइड कर लो कि आपको दोनों पार्ट में से करना कौन से वाला है। कई बच्चे आधा अधूरा लिखेंगे फिर छोड़ देते हैं, फिर आधा अधूरा लिखते हैं। ये बहुत सारे टीचर्स बच्चों को रिकमेंड करते हैं, ऐसा मत करो। पहले ही, सिर्फ मैथ्स में नहीं, सभी सब्जेक्ट में यही करना चाहिए। अब अटेम्प्ट करने की बारी अगर आई, रीडिंग सेक्शन मैंने आपको बता दिया, पूरा क्वेश्चन रीड करो, सब कुछ मार्किंग करो। अब अटेम्प्ट करने की जब बारी आती है तो मैं एक सिंपल सा, जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो क्या है कि जब आप मैथ्स के पेपर में एंटर करते हो, ऑलवेज स्टार्ट योर पेपर विद सेक्शन डी। दैट इज जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। क्यों मैंने बोला बेटा, क्योंकि सेक्शन डी जब आप सॉल्व करना शुरू करते हो पेपर के स्टार्ट में, पहली बात आप थोड़ा सा आपका ब्रेन फ्रेश होता है, आपको प्रेशर कम होता है, आप पेपर शुरू कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले करते हो तो उसके सॉल्यूशंस करते करते काफी फॉर्मूलाज, काफी थ्योरी आपके ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगी। तो जब आप एमसीक्यू तक पहुंचते हैं तो आपको कई चीजें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिविजन कर दिया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाई टू पुट ये जो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस एट रिस्क, ये अगर आप पहले सॉल्व कर दो तो बाई चांस आपके एमसीक्यू के 4 क्वेश्चंस भी छूट गए,
वर्स्ट केस सिनेरियो बताते तो आपके केवल 4 नंबर जाते हैं। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस भी छूट गए बेटा 12 से 15 नंबर का पेपर आपका छूट जाएगा। और देखो लास्ट में स्पीड आपकी ये सोच के चलो कि तेज हो ही जाएगी, तो मेक श्योर करो कि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कर लो ताकि तुम कुछ मार्क तो अपने सिक्योर कर पाओ। तो माइंड फ्रेश रहेगा, हाई वेटेज क्वेश्चंस है, रिविजन करने का भी टाइम मिलेगा और बाद में जब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो एमसीक्यू करना वैसे ही आसान है। एक चीज और, एमसीक्यू में बिल्कुल स्टेप्स लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको एमसीक्यू का डायरेक्ट सोल्यूशन निकालना आता है, सोल्यूशन निकालो, डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दो, कोई जरूरत नहीं है थियरी लिखने की। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है भैया तुमने सवाल कैसे निकाला, जस्ट उसको सॉल्व करके राइट द आंसर डायरेक्टली, दैट्स इट। इधर 0 इधर 1, दिस इज यही मिलेगा आपको, या तो 0 या तो 1, इधर 0 और 1, इसके बीच में आधा नंबर का कुछ नहीं है। तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, स्टेप में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके कर सकते हो, करो सीधे आंसर वहां पे आंसर शीट में लिखो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जो बहुत ही कॉमन है, हर बार बच्चों के पास ये प्रॉब्लम आता ही है, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, वेट फॉर 3 मिनट्स एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे करता हूं वैसे करता हूं, नहीं हो रहा है ना, आगे के क्वेश्चन करो। तुम्हारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है, जब वो क्वेश्चन तुम्हारे अटेम्प्ट हो जाए, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था 15 मिनट हमें छोड़ के चलना है, उस 15 मिनट में तुम बेटा अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वेट करके टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वेट करने का तुम्हें कोई आउटपुट नहीं है। आंसर शीट में अगर तुमने वेट किया, उसके कोई नंबर नहीं मिलने वाले पेपर में, या तो कुछ लिखने के मिलेंगे या अटेम्प्ट करने के मिलेंगे, पर वेट करने के नहीं मिलेंगे। तो डोंट वेट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट है भाई, रिलैक्स करना है। मैथ्स का पेपर ऐसा है जिसमें आपको लॉजिक चाहिए, लॉजिक तब आएगा जब आपका दिमाग शांत होगा। डोंट पैनिक। और पहली बात तो जो आपके प्री बोर्ड हाफ ईयरली के पेपर बने थे एग्जाम्स में, उसको भूल जाओ, वो बिल्कुल भी सीबीएसई का पेपर पैटर्न नहीं है। सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आएगा, 60% पेपर ऐसा होगा जो आपको आता ही होगा, 20% पेपर थोड़ा ज्यादा टफ, और लास्ट 10% पेपर होगा जो थोड़ा सा हल्का बहुत, 2-3 क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होंगे भी, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाहर से होगा, तो उसकी टेंशन मत लो। इस चीज में तो तुम रिलैक्स रहो, पेपर टफ नहीं आने वाला, मैंने तुम्हें एश्योर कर दिया है। नेक्स्ट चीज देखो, जरा एक बात स्टेशनरी के बारे में, एक दो बात बता दूं। स्टेशनरी के कुछ हैक्स हैं जो मैथ्स में तुम्हें बहुत टाइम बचाएंगे। पहली बात, एक छोटी पेंसिल लेके कंपास में घर से ही फिट करके जाना। ऐसे नहीं एग्जाम में जाके वहां पे अब एवरेज बना रहे कि भाई फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब टाइम पास करने का है ही नहीं टाइम। तो घर से ही अपने कंपास में पेंसिल प्रॉपरली फिट करके जाओ, ताकि यू आर जस्ट रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सको, वहां पे फिटिंग करने का टाइम नहीं आपके पास। दूसरा, 2 से 3 पेंसिल लेके जाओ, ताकि शार्प करके ऑलरेडी, या एक ही पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर लो, ताकि बार बार शार्प करने में टाइम वेस्ट मत करो। स्केल 2-3 लेके जाना। मेरे टाइम में जब एग्जाम दे रही थी मैं, कई बार होता है कि आपका स्केल किसी बेंच के नीचे गिर गया, अब आप जाओगे किसी को बोलोगे, भाई मेरा, मैम को बोलोगे परमिशन लेके कि मैम मेरा स्केल गिर गया, मुझे लेने जाना है। व्हाई टू गेट इनटू ऑल दिस? इतना टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप सारी स्टेशनरी को 2-2 लेकर के जाओ। पेन भी आप 2-3 अपने पास रखें। पेन बेटा वो रखो जो अच्छे से चलता हो, इंक ना फैलती हो, जिसकी मैथ्स का पेपर है तो बॉल पेन से अटेम्प्ट करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी लिखना है, बाई चांस इंक वगैरह ना फैले, उस चीज का ध्यान रखना। तो ये 2 से 3 चीजें बेटा आपको रखनी है। प्रोटेक्टर, जो भी चीजें हैं अपने साथ प्रॉपरली एक समय पे फिक्स करके जाओ। अपनी ओएमआर शीट की प्रैक्टिस घर पे अभी से करना शुरू कर दो। कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डली हुई है ऑलरेडी, उनको देखो, वो सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हारा किसी भी वे में कोई टाइम वेस्ट ना हो। इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस मेक श्योर तुम इन चीजों को फुलफिल करो। एंड आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगर कोई डाउट बेटा बाई चांस फिर भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।